जितना पढ़ोगे उतना सशक्त बनोगे। चलो बात करते हैं सूफी मूवमेंट का। तो कोई हमको बताना चाहेगा सूफी मूवमेंट के बारे में कुछ? स्टार्टिंग फ्रॉम यू सुनील। गुड। Revival of Islam and refinement of all the orthodoxy principle of Islam. वेरी गुड, रिफाइनमेंट। ठीक है, आज़ाद। आज़ाद, Concept of Dargah also came in. सूफी मूवमेंट में एब्सेंट थे तुम? नहीं, सूफी मूवमेंट में एब्सेंट थे तुम, तुमको भेज दिया गया है ग्रुप में? नोट्स है तुम्हारे पास? तो कैसे देव, बीच में रख दो मोबाइल और ऐसे करो, हाँ वर्टिकल रखो, ठीक है। देखो जरूरी है, देखते रहना, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी बताना है इस बार। रामानंद जी का भी देख लो। हो गया? रामानंद जी मिल गया आपको? चलो, तो एज सुनील टोल्ड दैट अबाउट सूफी मूवमेंट, इट वाज पैरेलल टू भक्ति मूवमेंट, थर्ड स्टेज। करेक्ट बात है, थर्ड स्टेज का सूफी मूवमेंट पैरेलल था भक्ति मूवमेंट का, 15th सेंचुरी वाला। उसके बाद रामानंद जी, इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट इन सूफी मूवमेंट? टेल मी। Excellent. Excellent. Correct. Universal brotherhood. Correct. Excellent. He was against, so can we say he was unorthodox way of Correct. having God, and also he tried to find the God with dancing. Yes, Sama. Yes. That is Sama. Fana. Fana. Excellent. Okay, fine. जो अभी दूसरों से आग हुआ है, Yes. ये सब follow हुआ है। Yes, yes. That's why I told you in earlier classes about Sama. When you add poetry form in Sama, it became your Qawwali. And in Qawwali, you have been accompanied by different instruments like tabla, dholak, harmonium, sitar, and all the credits goes to Amir Khusro. Correct? Yes, Dargah concept. It came from Sufi movements. By then the Islamic Sultanate headed from Delhi, and the rule of the Islamic Sultanate was very crucial, Okay. very fast, and that was under military order, and that's why against it Sufism was followed. Okay. Fine. Okay, very excellent point. Okay, Dev, would you like to contribute some points in Sufi movement? Introduce communal harmony. Excellent, excellent. Baba Farid gave first sign. Okay. Excellent. Go on. बहुत सारे ऐसे जैसे मतलब जिसकी हो गए, जिसकी सिलसिला Yes, you have to tell that. Silsila, orders. Okay. मतलब various people who come across their path from while moving one place to another. Disciple, it can be a disciple also. Disciple. करेक्ट, वर्कशिपर्स। ओके, आज़ाद हो गया, किसी को बोलना नहीं है। आज़ाद बोलो कुछ सूफी मूवमेंट के बारे में, क्या जानते हो तुम सूफी मूवमेंट के बारे में? बोलना है, तो पढ़ क्यों रहे हो? एब्सेंट थे क्या इस दिन? सूफी मूवमेंट हम 2 दिन में ख़त्म किए थे, करेक्ट? Yes, sir. 2 days में ख़त्म किए थे। तो एक दिन तो पक्का प्रेजेंट थे तुम, पहला दिन। सुमन बोलो सूफी मूवमेंट के बारे में। Advantage of beautiness. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ब्यूटिफिकेशन, सोल का ब्यूटिफिकेशन होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, इनर पाथ, इनर बीइंग होना, और ठीक है, करेक्ट, गो ऑन। एक्सीलेंट। फर्स्ट वाज कानखा, कानखा,
तरीका, तरीफा, Tariqa. excellent. Okay, you tell me. Sufi means safa, this means purity of soul. Yes, Sufi means safa. Okay, Sufi ascetic वो garments पे use करते थे. बिल्कुल. Against caste discrimination. Excellent. Religious practices. Purification of soul, universal brotherhood. All should listen properly to her so that you can grab some points. Go on. Tell me something about Silsila order. Sufi order. Is there any order established under Sufi movement during that time? नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, हाँ? ओके, एनीवे, माइंड तैयार हो गया? माइंड तैयार हो गया ना जी सूफी मूवमेंट के लिए? शैल वी प्रोसीड? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो सूफीज़म है वो क्या है? मिस्टिकल आर्म है इस्लाम का। मिस्टिकल आर्म मतलब स्पिरिचुअल आर्म है, ठीक है? इस्लाम का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है सूफीज़म। इस्लाम को प्यूरिफाई कर दिया, जैसे हिंदुइज्म को प्यूरिफाई भक्ति से कर दिया गया, उस तरह इस्लाम को प्यूरिफाई किया गया है सूफीज़म से। सूफीज़म जो शब्द है वो तसावुफ कहते हैं। तसावुफ, तसावुफ मतलब क्या है? अरबिक शब्द है, समझे ना? अरबिक शब्द से लिया गया। जैसे कि रामानंद जी ने बोला है उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, तो क्या है? रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझना, भगवान से पहले अपने आप को समझो। नंबर 2, टॉलरेंस। तुम बोले थे कम्युनल हार्मोनी, क्या हुआ? कम्युनल हार्मोनी मतलब रिलीजियस टॉलरेंस होना। राइटियसनेस, मतलब क्या? सही रास्ता, क्या गलत है, क्या यानी कि एथिकली सही होना। यूनिवर्सल लव फॉर ऑल, सब के लिए बराबर प्यार, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है किसी के बेसिस पे, कास्ट क्रीड किसी के बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सभी चीज़ कोर प्रिंसिपल है सूफीज़म का, ठीक है? और इसका जो शब्द है पहले ही बोला, हुल, हुल मतलब सफ़ा, क्या सूफ भी कह सकते हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि रफ हुल वन जो एसेटिक क्लास पहनेंगे, यानी कि परफेक्ट भी पहन सकते हैं इस चीज़ को, और वो मैसेज फैला रहे हैं। यानी कि एक गारमेंट जो सफ़ेद कलर का है, हुल कलर का बना हुआ, खादी टाइप का पहना, ठीक है ना? यहाँ से शब्द आया सूफ। सूफ मतलब क्या? हुल। हुल का मतलब क्या है? गारमेंट्स, सफ़ेद खादी टाइप का, वो पहनेंगे और वो पहन के अपने टीचिंग्स को प्रीच करेंगे, फैलाएंगे, समझे ना? किसी का छूटा है तो समझ लो इस चीज़ को, ठीक है? और द वर्ड सूफीज़म, कभी कभी हम लोग सूफीज़म का बात करते हैं कि ये वर्ड सफ़ा से भी आया, और सफ़ा का अरबिक मतलब होता है प्यूरिटी, पूरी तरह से साफ, एब्सोल्यूट प्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ट्राई टू प्यूरिफाई देयर इनर सेल्फ। बोले ना, इनर सेल्फ जो अंदर का आपका जो चीज़ है उसको आप प्यूरिफाई कर रहे हैं। कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं? बार बार वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है कि बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जाके वहाँ पे, मेंटल स्ट्रगल को देख रहे हैं आप ठीक से जाके, and so as to remove even the smallest sign of selflessness and attain इखलास। इखलास मतलब क्या है? एब्सोल्यूट प्योरिटी, समझे? यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को इनर सेल्फ प्योर कर रहे हैं, अंदर जो चीज़ है आपको बहुत प्योर कर रहे हैं। उसके लिए आप मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर रहे हैं विजिट करके, और ताकि यदि छोटा सा भी दाना आपका सेल्फलेसनेस वाला चीज़ हो, स्वार्थ लिप्सा वाला चीज़ हो मन के अंदर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके, करेक्ट? और ताकि आप प्योरिटी ऑफ इंटेंशन और एक्ट को आप अचीव कर सके। मतलब आपको क्या करना है सही ढंग से, आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको इनर सेल्फ में जाकर विजिट करना होगा, और वहाँ पे कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक्स है, सेल्फलेस वाला चीज़ है, उसको ख़त्म करना है। ये आपका फिलॉसफी है, सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल समझे बात को? आगे देखो, जो मिस्टिक, अब देखो ये इसमें बहुत अच्छा बात बोला, जो मिस्टिक्स है यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है? अपेंडिक्स 2.9, जो मिस्टिक्स है ये रियलाइज़ करता है कि जो साइंस का जो नॉलेज है इससे भी ऊपर है। हम हमेशा बोले हैं इस चीज़ को, अल्बर्ट आइंस्टाइन और इनका एक उदाहरण दे के बताए थे तुम लोग को। अल्बर्ट आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर का कन्वर्सेशन बताए थे तुम लोग को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, जो समझ गए। हाँ, जाहिर सी बात, जो स्पिरिचुअल क्या है, फिलोसफी इज ऑल अबाउट डीलिंग विद स्पिरिचुअलिटी, है ना? तो क्या बोला कि साइंस के ऊपर भी दुनिया है, डेट इज ए मिस्टिकल दुनिया, जिसको साइंस नहीं समझ सकता है। तो ये सब चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे सूफी मूवमेंट में, समझे? द मिस्टिक
realized that beyond the knowledge of outward science, institutive knowledge was required in order to receive the illumination of which religion has no access. यानी कि जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे ये ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो सके। समझे बात को? इल्यूमिनेशन क्या है? लाइट, प्रकाश आ सके आपके अंदर, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुँच के कुछ नहीं कर सकता है। सूफीज़म स्ट्रिक्टली फॉलो द कंसेप्ट ऑफ पीर मुर्शिदी। पीर मुर्शिदी क्या होता है? गुरु शिष्य का ट्रेडिशन, जो कि हम लोग हिंदुइज्म में भी देखते हैं, ब्राह्मणिज्म में देखते हैं। इसी तरह वेद उपनिषद ट्रांसफॉर्म हुआ है। श्रुति, श्रुति क्या होता है जी? श्रुति लिटरेचर, सुन सुन के पास करने वाला। तो गुरु ट्रेडिशन का भी रिलेशन यही है ना, कि आज हम जो तुमको बता रहे हैं, कल जाके तुम अपने शिष्य को बताओगे, और हमको जो गुरु बताए हैं वो हम तुम लोग को बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड गुरु शिष्य ट्रेडिशन। ये चीज़ यहाँ भी, तभी तो पीर बाबा, पीर क्या है? एक चिश्ती बना, एक कोई चिश्ती फाउंड किए हैं, नक्शबंदी को नक्शबंदी थे फाउंडर, उस सिलसिला को आगे बढ़ाएं, अलग अलग फॉलोअर्स भी बने हैं, उसमें कोई शेख भी बने हैं, कोई खलीफा भी बने हैं। याद करो मुकद्दम के बारे में बताए थे तुम लोग को। तो क्या है? ये गुरु शिष्य का ट्रेडिशन है, पीर मुर्शिदी का ट्रेडिशन है, जो कि टीचिंग्स को फैलाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? सूफीज़म में अल्टीमेट गोल है यूनियन विथ गॉड, गॉड से मिल जाना, भगवान से मिल जाना। और भगवान क्या है? इन्फानाइट है, भगवान का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये क्या है? निर्गुण है। ठीक है, कल बताए थे निर्गुण के बारे में, तो बताए थे निर्गुण और सगुण कहाँ से? स्मार्टिज्म से आया था कॉन्सेप्ट, याद है तुम लोग को? चलो, तो अकॉर्डिंग टू सूफीज़म, लव ऑफ गॉड मीन्स लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सही बात है ना? गॉड से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आप ह्यूमैनिटी से प्रेम करते हैं। हम बहुत पहले भी तुम लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले बताए थे, इस्लाम का बहुत सारा फिलॉसफी बहुत ऊपर लेवल का है, और एक ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है सूफीज़म में। करेक्ट? तो देखो यहाँ पे भी दिया गया है कि सूफीज़म के हिसाब से लव ऑफ गॉड का मतलब क्या है? लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, एंड दे बिलीव सर्विस टू ह्यूमैनिटी इक्वल्स टू सर्विस ऑफ गॉड। यानी कि आप जो खुदा को सर्विस दे रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट है जितना आप ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस दे रहे हैं। इसलिए आदमी को मानना होगा, आदमी के लिए। इसलिए जक्कत का बताए थे, चैरिटी, ज़कात। करेक्ट बात है? चैरिटी देते हैं ना, पोर को आर्म्स वगैरह देते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं ना, यही चीज़ है। सूफीज़म इनकलकेटेड अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग इट्स फॉलोअर्स। रिलीजियस टॉलरेंस, सब धर्म बराबर है, काहे मारकाट कर रहे हैं, सब बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सूफीज़म का, वो 5 चीज़ है। फना, बोले थे आप, फना क्या है? स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह, यानी कि परवरदिगार से, खुदा से मिल जाना डायरेक्ट जाके, यही फना है। क्या बोले? हाँ, मेरा कृष्ण से मिल गए, फना हो गई वो। ठीक है ना? फना हो गई जी, मिल गए। आप जिसको मिलना चाहते थे उसे प्राप्त कर लिए। और तुम लोग के लिए क्या फना है अभी? यूपीएससी है ना, इंटरव्यू पहुंचना, पास कर जाना, फिर फना मिल जाना, है ना? अरे लगान का डायलॉग याद आ गया हमको। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देख रहे हो बाघा, क्या सफल हो पाएंगे? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाघा को क्या बोला जाता है? क्या हमको भी फिर लगान नहीं देना पड़ेगा क्या? तो बोलते हैं कि, तो वो आता है, आमिर खान बोलता है उसको कि होगा, संभव है, छोटे छोटे आँख से भी आप सपने को बुन सकते हैं। तो बुनो सपने को और फना हो जाओ, यानी कि यूपीएससी को प्राप्त कर लो, फना। दूसरा क्या है फिलॉसफी? इंसान ई कामिल। क्या है मतलब? परफेक्ट ह्यूमन विथ ऑल गुड वर्च्यूअस। परफेक्ट इंसान बना, और उसमें खाली पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। कैसे नेगेटिव नहीं होगा? सेल्फ रियलाइजेशन, कोई भी सेल्फलेसनेस वाला चीज़ है उसको मिटा दो, तो तब ऐसा अटेंड कर लोगे तो उसी को बोलेंगे इंसान ई कामिल, काबिल है, कामिल है। ठीक है, जिक्र तौबा। ठीक है ना, जिक्र तौबा क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, हर समय जिक्र करो खुदा को, है ना? खुदा से डरो। हाँ, तौबा, जिक्र तौबा मतलब खुदा को याद करिए, हर समय जिक्र करिए। अब इसमें दोनों का कॉनोटेशन एक है, जरूरी नहीं है कि आप, नहीं वो लिटरेचर का वो अलग है। ठीक है ना?
वहादत उल वजूद, इसके बारे में बताए थे ना कि इंटायर यूनिवर्स का एक ही कोई गॉड है, याद है? जो फिलोसफी 2 बेस था, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे वर्ड केवल मिल सकता है। देखो वहादत उल वजूद, इसका मतलब क्या है? वन गॉड फॉर इंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड के लिए एक ही कोई खुदा है, ठीक है? यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग, और सब जाके वहीं पे मिल जाते हैं। यही अद्वैतवाद वाला फिलोसफी, एब्सोल्यूट मोनिज्म, आदि शंकराचार्य का सेम फिलोसफी यहाँ पे भी है, वहादत उल वजूद। समा बताए थे ना, समा क्या है? स्पिरिचुअल डांस है, म्यूजिक है, जहाँ पे हम खुदा को याद करते हैं। हालांकि म्यूजिक इस्लाम में प्रोहिबिट है, बैंड है, मगर सूफी ने इस चीज़ को धता बता दिया। यहाँ पे क्यों धता बता दिया कोमल? क्यों धता बताया है? अन इस्लामिक कहा जाता है ना म्यूजिक। मैं सूफीज़म तो नहीं मान रहा, सूफीज़म बोला कि म्यूजिक तो अच्छी बात है। तो देख रहे हो, कहने का मतलब है जब जब कोई धर्म में ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट आएगा, तब तक कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जो इस चीज़ को चुनौती देगा। तो इस्लाम में म्यूजिक बैंड है, मैं इस चीज़ को क्या किया, सूफी ने क्या किया कि ज़रूरी है, समा होना जरूरी है, कीर्तन, नाम कीर्तन होना बहुत जरूरी है, नाम सिमरन होना बहुत ज़रूरी है। तो अन इस्लामिक प्रिंसिपल होने के बाद भी ये सूफीज़म प्रमोट कर रहे हैं लोग को। कवाली आ गया, पोइट्री फॉर्म डाल दो, कवाली, ढोलक वगैरह रख दो वहाँ पे, हारमोनियम रख दो वहाँ पे, ठीक है? अब देखो नीचे, समझ गए? 5 प्रिंसिपल क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फना, इंसान कामिल, जिक्र तौबा, वहादत उल वजूद और समा। They rejected elaborate rituals but did not promote strict asceticism like the भक्ति saints। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का ये अंतर है। क्या बोला है कि इलाबोरेट रिचुअल्स को जरूरी नहीं है फॉलो करना, ये सब बेकार का चीज़ है। दूसरा क्या है कि जैसे कि भक्ति मूवमेंट में स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म पे भी बात किया गया है बहुत सारा, कि जैनिज्म, सिंपल जैनिज्म समझते हैं। जैनिज्म क्या है, उसमें स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म पे बात किया गया। ऑस्टर लाइफ, यदि खुदा से मिलना है तो अपने आप को बहुत पेनेंस देना होगा, बहुत दुख दर्द देना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एज पर योर सूफी मूवमेंट। देयर रिलीजियस आउटलुक borrowed not only from इस्लाम। देखो बहुत अच्छी बात है। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो फिलोसॉफी है सूफी मूवमेंट का, वो केवल इस्लाम से ही नहीं लिया गया है, बुद्धिज़्म से भी लिया गया है, क्रिश्चियनिटी से भी लिया गया है, हिंदुज़म से भी लिया गया है, जोस्ट्रिज्म से भी लिया गया है। तभी तो सबका ये है समावेश है ये। Most of the Sufis in India conceived and preached the divine unity in terms of idealistic monism, and many Hindus found Sufi ideas very similar to those of Vedantic philosophy। बोले ना कि वेदांतिक फिलोसॉफी से भी लिया गया है, और बहुत सारे लोग स्कॉलर्स को लगता है कि भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट लगभग एक ही था, अलग अलग रिलीजन था, मगर एक ही था, और ये उपनिषद पे बेस्ड है। क्यों नहीं उपनिषद पे बेस्ड है? उपनिषद में सभी टीचिंग बताया गया है, और उपनिषद में ही तो आपका ये लिखा गया। उपनिषद क्या है? वेदांता, वेदांता के ऊपर आदि शंकराचार्य काम किए थे, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतावाद, है ना, पूरी तरह से काम हुआ। तो बोलते हैं कि ये भी उपनिषद फिलोसॉफी से काफ़ी प्रभावित है सूफिज्म। They believed in the equality of all human beings and universal brotherhood of all men। बोले ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बिलीव करे, सब बराबर है, इक्वालिटेरियन बेस्ड सोसाइटी। अर्ली सूफीज, देखो यहाँ पे एक बात आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बात अलग है। अर्ली सूफीज जो है वो नॉट ओनली एसाइटिक, पहले के जो सूफीज थे वो एसाइटिक भी थे, यानी कि सन्यासी जीवन भी बिताते थे पहले के सूफीज, ठीक है, साथ साथ पॉवर्टी में भी रहना पसंद करते थे, ठीक है ना, लिव्ड अ लाइफ ऑफ वॉलेंट्री पॉवर्टी, सनिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि वर्ल्डली प्लेजर से कोई मतलब नहीं था, दुनिया का प्लेजर से, ठीक है। एसाइटिक सन्यासी जीवन बिताते थे और डगर टू डगर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, लाइक योर मॉन्क ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। ये अर्ली का बात है। फकीर, फकीर और दरवेशिस, ये सब क्या है? जाएंगे और जो भी ज़रूरत का सामान है वो मांगेंगे, फकीर। मोस्ट ऑफ द सूफी यूज द वोकेबलरी ऑफ लव एंड इंटीमेट अफेक्शन व्हाइल डिस्क्राइबिंग देयर एक्सपीरियंस विद गॉड। ये बताए थे तुम लोगों क्लास में कि बहुत सारे सूफीज, ज़्यादा सूफीज क्या करते थे कि लव का बात करते थे, लव का शब्द यूज़ करते थे, ठीक है, और अफेक्शन का बात करते थे, और बताते थे कि जब हम खुदा से मिले तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस सुनो तुम लोग भी खुदा से मिलो। क्यों? जब तक कोई खुदा से नहीं मिलेगा तो कैसे खुदा का मैसेज देगा किसी को, है ना। जब तक हम यूपीएससी में नहीं मिले होंगे तब तक तुमको कैसे पढ़ाएंगे जी, बिना मिले कैसे पढ़ा सकता है कोई। उसके लिए मिलना होगा, उसके लिए समझना होगा चीज़ों को।
तो यही फ़कीर, यही सूफी कह रहे हैं कि हम भगवान से मिले हैं, हमारे पास उसका एविडेंस है, तुम लोग भी इस चीज़ का मजा उठाओ। ठीक है। एंड इट इज़ अ बैज ऑफ ऑनर फॉर द सूफी टू नोन एट देयर लवर ऑफ गॉड और सूफी मास्टर्स। और इसलिए ये बहुत गौरव की बात था सूफी के लिए कि सूफी को टाइटल दिया जाता था कि ये खुदा का लवर है, गॉड का प्यारा शख्सियत है या इंसान है या मास्टर है, खुदा का प्रसाद है, हाँ फरिश्ता है। बोल सकते हो, जैसे बोलना है बोलो। देखो सूफी सेंट्स क्या है, फ़कीर भी है, फ़कीर मतलब पोर मैन भी है, दरवेशिस भी है। जैसे बोले थे ना, दरवेशिस मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग बाय द डोर फॉर आर्म्स, यानी कि आप भिक्षुक हैं, आप जा रहे हैं अपना ज़रूरत का सामान आप भिक्षा मांग के ले रहे हैं। और हिस्टोरियंस कहते हैं इस बात को कि सूफी मूवमेंट 3 स्टेज में गया है, पहले भी जिक्र हो चुका है। पहला स्टेज कानखा बोलते हैं, ये 10th सेंचुरी है और इसको गोल्डन मिस्टिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा चीज़ हो रहा है जी, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पे इतना बात हो रहा है। क्यों? इस्लाम को कुरान दे दिया, हदीस दे दिया, मगर कोई स्पिरिचुअलिटी का बात नहीं कर रहा है। कोई बोल रहा है कि कुरान ही सबसे सेक्रेट है, मगर बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि भगवान से मिल कैसे सकते हैं। काहे? क्योंकि हमको अल्लाह से मिलना है तो दिक्कत क्या है, उलेमा को पूजना होगा, उलेमा को पूजना होगा। मगर क्या गरीब आदमी के लिए मुमकिन है? जस्ट लाइक योर ब्राह्मणिज्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पनपा तुम्हारा सूफी मूवमेंट, और सूफी मूवमेंट क्या बोला कि सब बेकार है, सब बेकार है, आडंबर है, दिखावटीपन है। और यही चीज़ दिखाने के लिए 3 स्टेज में आए हैं, कानखा, तरीका, तरीफा, और अलग अलग शताब्दी में आए हैं। 10th सेंचुरी में, इसलिए 10th सेंचुरी चूँकि पहला पीरियड था इसलिए इसको कहा जाता है ये एज ऑफ गोल्डन मिस्टिज्म, यानी कि पहला गोल्डन मिस्टिज्म यानी गोल्डन स्पिरिचुअलिज्म है। ठीक है। कानका मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनना होता है, अभी उस लेवल पे नहीं बना है, अभी आस्ते आस्ते तैयार हो रहा है। इंस्टीट्यूशन कब बनेगा कोमल? इंस्टीट्यूशन 2nd स्टेज में बनेगा। देखो जाओ उधर, तो तुम्हारा तरीका में 2nd स्टेज तरीका में जो 11th और 14th सेंचुरी में, यानी कि 11 सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी, कितना साल का कालखंड है ये? बिल्कुल कैसे जोड़िए? 1100 का मतलब क्या हुआ? 10th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी, और 14th सेंचुरी मतलब क्या हुआ? 1300 से लेकर 1400, जोड़िए वहाँ से, हो गया 400। यानी कि 400 साल का जो ये स्टेज है तरीका, इसमें क्या है कि सूफिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है? हायरार्की सिस्टम बनना शुरू हो गया है अब। ठीक है। और सिंबल्स वगैरह अटैच कर दिया जाएगा, बताए थे, सिंबल्स वगैरह अटैच हो जाएगा, जैसे बुद्धा में हुआ था, बुद्धिज्म में हुआ था, ऑस्पिशियस सिंबल वगैरह अटैच हो जाएगा। रामानंद जी बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका नहीं हुआ है क्लास इसलिए। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज को बोलते हैं तरीफा। तरीफा क्या है? 5th सेंचुरी के बाद हुआ। यही तुम्हारा तरीफा और भक्ति मूवमेंट दोनों मैच कर जाता है। जब भक्ति मूवमेंट अपने सबाब पे था, अपने पीक पे था, तो सूफी मूवमेंट भी अपने पीक पे था। क्यों? सूफी मूवमेंट 3rd स्टेज को प्राप्त कर चुका था। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि सूफिज्म बहुत पॉपुलर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इगैलिटेरियन बेस्ड सोसाइटी दे रहा है, पिछली क्लास को धता बता रहा है, तो सबको आएंगे, सबको आ जाएंगे, प्रभावित कर देंगे। मगर एक बात आपको समझना होगा, ये तो स्टेज बता दिए आपको, स्टेज बता दिए, मगर ये तीनों स्टेज एट द सेम टाइम चला है। ये देखो, ये बात समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तो 2nd स्टेज आया, 2nd स्टेज कंप्लीट हुआ कि 3rd आया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कंटिन्यूस चल रहा है। कोई समझ रहे हो ना? इसका मतलब इरेगुलरिटीज़ है, कंटिन्यूएशन नहीं है। ये चल रहा है, एक नया हो रहा है, फिर ये चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया बहुत बड़ा एरिया है। जैसे कि हम लोग बात किए थे ना कि भक्ति मूवमेंट नीचे तो आ ही गया था, आदि शंकराचार्य से भी पहले अलवार्स और नयनार्स ला दिए थे, मगर इतना दशक काहे लग गया ऊपर पहुंचने में? क्यों? क्योंकि आइसोलेशन था बीच में, और वहाँ पे जटिल था। किंग पैट्रोनेज करेगा तभी बढ़ेगा ना कोई रिलीजन। यदि किंग पैट्रोनेज करेगा ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं रिलीजन। वो तो किंग के ऊपर बहुत दबदबा है। और सूफिज्म आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज मिला था। ये भी जानते हो तुम लोग, सिलसिला में मिला था ना। इल्तुतमिश क्या कर दिए? किसको दे दिए थे पैट्रोनेज? जकरिया को दे दिए थे। जाओ कुतुब मीनार जकरिया को दे रहे, जाओ। हाँ सॉरी, काकी को दे रहे, सॉरी, जकरिया दूसरा है, उसी सेक्स से, तीसरी सिलसिला से। ठीक है, हम उसको काकी को दे रहे हैं, बख्तियार काकी को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि रॉयल पैट्रोनेज है।
और जब तक रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलेगा तब तक वो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता या फिर मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। ये जहन में रखना है आप लोग को। तो समझो बात को कि दिस 3 स्टेजेस अकर्ड साइमल्टेनियसली, बताया यहाँ पे ये सब एक साथ हो रहे हैं, एंड हैपेंड टिल द सेंट सक्सेसर आल्सो बिकम एसोसिएटेड विथ हिज बरकत एंड करामत। ये बरकत और करामत का है एक आपका सर्टेन डिग्री है, मतलब पहुँचने का तरीका है। ये तब तक चला जब तक सेंट बरकत और करामत नहीं बन गए, हाईएस्ट लेवल पे अटेंड नहीं कर पाए। अब ये भी बताया तुमको दर उल इस्लाम के बारे में बताए थे कि वो लैंड है जहाँ पे झगड़ा हुआ है, ब्लड हुआ है वहाँ पे, और वही लैंड सूफी के अथॉरिटी की वजह से वही पीस लैंड बन गया है, प्योर हो गया। वही बोला गया है यहाँ पे दर उल इस्लाम, ठीक है। द लैंड्स which were abode of war became the land of peace after coming under Sufi spiritual authority। ठीक है, देखो सभी पॉइंट हो चुका है, कवर हो चुका है उसमें। The basic tenets of Sufism included the concept of purity। प्यूरिटी का बात है कि नहीं है। Sufism became the process of purification of heart। सही बात है, जिसको बोलते हैं तस्फियात अल कुलूब। ठीक है, इसका अरबिक शब्द है, यानी कि प्यूरिफिकेशन करना है आपको हार्ट का। इसका मतलब क्या है, रिगरस एथिकल डिसिप्लिन फॉलो करना है मेडिटेटिव एक्सरसाइज करके। क्यों, मेडिटेशन के जरिए ही आप अपने दिल को पवित्र कर सकते हैं जी। और मेडिटेशन अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीका है। नमाज एक क्या है, इस्लाम का मेडिटेशन है। योगा में आप बैठ जाइए, उस पर पद्मासन पे बैठ जाइए, है ना। तो मेडिटेशन जरूरी है, हर रिलीजन में जरूरी है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। द बेसिक पॉइंट इन द सूफी फिलोसफी इज द प्राइमेसी ऑफ द इनर रियलिटी। ये समझना है बात को। एंड बिलीविंग दैट गॉड वाज द फर्स्ट, द लास्ट एंड द आउटर एंड द इनर। खुदाई सबसे ऊपर है, वो नीचे भी है, ऊपर है, दाएं भी है, बाएं भी है, सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। नरसिंह उसको ला दे, नरसिंह अवतार को ला दे फिर से हम यहाँ पे और ये सब चीज़ को धटा बताते हुए एक ऐसा क्रिएचर बन जाता है जो सबको फेल कर देता है वहाँ पे नरसिंह अवतार में। क्या वो जानते ही ये कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, नरसिंह अवतार जानते हो ना, कहाँ से निकले थे नरसिंह? पिलर्स चलो सूफ कानका, देखो सूफी कानका पहला स्टेज वाला। कानका भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मगर ये ब्रॉड इंस्टीट्यूशन है। इसका भी अपना हायरार्की है। वॉज नॉट विदाउट हायरार्की मतलब क्या कि इसका भी अपना एक हायरार्की है। हायरार्की सिस्टम मतलब क्या कि एक सेंट है, उसके फॉलोअर्स हैं, एक चेन सिस्टम है। द सूफी सेंट हैड ऑब्टेन्ड विलाया, बताए थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटहुड। वो विलाया मिलेगा उनको, तभी उनको प्रमाण मिलेगा कि आप बन गए हैं सूफी, जाइए हम आपको दे दिए सर्टिफिकेट। एक तरह से सर्टिफिकेट है सेंट बनने का, है ना। तुम लोग जब ग्रेजुएट करोगे मिलेगा सर्टिफिकेट, तो इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है किसके फॉर्म में, विलाया के फॉर्म में, ठीक है, जो कि इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटहुड है, विच मेड हिम क्लोज टू गॉड एंड वॉज प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब आपको सेंटहुड का जब खिताब मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि आप गॉड के मैसेंजर हैं, और गॉड का ग्रेस, जो गॉड का जो ग्रेस का मतलब क्या, दुआ, आशीर्वाद, वो आपको बचाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, अपने आप टीचिंग को फैलाइए। देयर आर मैनी टर्म्स फॉर द टीचर एंड गाइड लाइक पीर। टीचर जो गाइड है वो क्या है, पीर है, या फिर आप शेख भी कह सकते हैं इसको। शेख का जो शब्द है, जिसका मेन टास्क क्या है, अपने टीचिंग्स को स्टूडेंट तक पहुंचाना, और स्टूडेंट क्या है, मुरीद है। बोलते हम मुरीद हो गए सर आपका, हाँ मुरीद हो गए, यही है। गुरु शिष्य का ट्रेडिशन है ना यहाँ पे। चीफ डिसाइपल जो होंगे, जो एक और अच्छा बनेगा, क्या, मुरीद, चीफ डिसाइपल, उसको बोलेगा मुकद्दम, ठीक है, या खलीफा भी बोल सकते हैं। सक्सेसर क्या है, खलीफा है, या रिप्रेजेंटेटिव है, मास्टर का जो कोई दिखा रहा है तो वो क्या बोलेगा, मुकद्दम बोलेंगे। समझ गए बात को। दैट्स इट। डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया। देखो अब सूफी ऑर्डर्स का बात आएगा रमानंद जी, तो बढ़िया से समझना है चीज़ों को। द सूफी केम टू बी ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर्स। बताए थे ना, ऑर्डर्स में है, अलग अलग ऑर्डर्स में है। इसका ऑर्डर्स मतलब क्या, अलग अलग है। सूफीज़म में भी अलग अलग है, कोई चिश्ती सिलसिला है, कोई नक्शबंदी सिलसिला है, कोई कादरी सिलसिला है, यानी कि डिफरेंट सेक्ट है इसके अंदर भी। दरगाह कॉन्सेप्ट अलग अलग है, समझे बात को। तो ये मगर देखो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा तुम्हारा कि IN-A अकबरी, बहुत बड़े ये थे, राइटर थे, तुम लोगों को पता है। IN-A अकबरी बहुत बड़ा राइटर थे, वो अपने किताब में, ठीक है, हाँ ठीक है, वो अपने किताब में इनके बारे में जिक्र, IN अकबरी अपने किताब में सिलसिला के बारे में बताते हैं सभी चीज़। और ये बताते हैं कि सिलसिला भी 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड था।
एक था आपका बेसहारा, बेसहारा और एक था बासहारा। बासहारा पहले बेसहारा क्या है? अगेंस्ट शरिया लॉ, यानी कि इस्लाम का जो शरिया लॉ है जो हदीद के बाद आया था, बताए थे तुम लोग को, कुरान, हदीद और शरिया लॉ उससे बना है। शरिया लॉ के अगेंस्ट था कौन? बेसहारा। और बासहारा, बासहारा मतलब क्या? शरिया लॉ को फॉलो कर रहा था। तुम लोग को पता होना चाहिए मुगल एम्पायर में कोई एक था एम्पायर जो कि सुन्नी से रिलेटेड था सिलसिला, और कौन सिलसिला का नाम क्या था? नक्शबंदी था ना। नक्शबंदी था, मुगल एम्पायर में फॉलो हुआ था, औरंगजेब भी थे, अकबर भी थे, है ना। तो यही है। तो क्या हुआ, वो सुन्नी वाला आ गया तो इस्लाम वाला आ जाएगा वो चीज़, तो ये क्या हो गया? बासहारा आ जाएगा। हाँ हाँ, दारुल इस्लाम के बाद, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जो दारा सिखाओ थे उनके बड़े भाई थे, कत्ल हो गया उनका, जानते हैं उसका। तो समझे बात को कि क्या है कि बेसहारा और बासहारा, यानी कि जो सूफीज़म का जो सिलसिला बनेगा वो सिलसिला दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। एक बेसहारा शरिया लॉ को धता बता देगा और एक शरिया लॉ के साथ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जो बासहारा सूफी था, यानी कि बासहारा सूफी मतलब क्या है कि जो शरिया लॉ को मानने वाला है, ठीक है, उसके कौन हैं? इसको शरिया कह सकते हैं। और सिलसिला फाउंडेड बाय द वन सेंट कंटिन्यूड बाय हिज डिसाइपल, एक सेंट बनाते हैं, उसके डिसाइपल उस चीज़ को फॉलो करके आगे ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं। और वो कौन से थे प्रोमिनेंट सिलसिला जो थे, वो कौन से थे? चिश्ती थे, सोहरावर्दी थे, फिरदौसी थे, कदरिया थे, नक्शबंदी थे। सॉरी, नक्शबंदी भी यही था, बासहारा ही थे। बासहारा मतलब क्या है कि जो आपको शरिया लॉ को मान रहे हैं। बोले थे ना शरिया लॉ क्यों? क्योंकि इस्लाम के हिसाब से चलने वाला ये चीज़, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं, शरिया लॉ के हिसाब से चलने वाला। तो बताएं मुगल एम्पायर क्या है? इस्लाम के लॉ से ही चलता था। दूसरा है जो बेसहारा है, वो शरिया लॉ पे बिलीव नहीं कर रहा है, बोल रहा है, और उसी को तुम लोग हिंदी गाना भी सुने होगे, मस्त कलंदर, हाँ है ना, मलंग, हाय रे मलंग, सुना आता है ना, मलंग भी, मलंग मलंग करके गाना भी है। ये शब्द क्या है? शरिया लॉ को दादा बता रहा है और कुछ नहीं। ये सर मेरा सूफियाना है। हाँ, ये पूरा सूफी मूवमेंट, समझ रहे हो बात को। तो मलंग है, मस्त कलंदर है, ये सब बेसहारा है, यानी कि शरिया लॉ को नहीं मान रहे हैं। और जो सेंट, ऐसे सेंट बने उसको बाबा बोलेंगे, हम लोग बाबास बोलेंगे। टाइटल क्या देंगे? बाबास का टाइटल देंगे इसको, ठीक है। दे हार्डली लेफ्ट एनी रिटन रिकॉर्ड्स, और कुछ लिखे नहीं हैं ये लोग, ठीक है ना। यूजुअली दे फॉलोड वेरी हार्श फॉर्म ऑफ एसाइटिज्म एंड डिफाइड और इग्नोर द रिचुअल्स, रिचुअल्स को धता बता देते थे और एसाइटिक लाइफ को फॉलो करते थे, एक्सट्रीम एसाइटिक लाइफ को। क्यों? फकीर बताए थे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम फकीर बन जा रहे हो, तो एसाइटिक लाइफ है कि नहीं है? तो समझे कि बेसहारा कैसे फकीर लाइफ जीते थे और उसको बाबा कहा जाता था, ठीक है। अब समझो सिलसिला आ गया, चिश्ती सिलसिला, ठीक है ना। चिश्ती सिलसिला क्या है? चिश्ती ऑर्डर वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सबको पता है ये बात, बहुत बड़े शख्सियत थे जी, ये खुद सेंट थे, ठीक है। इन्होंने किया था, कब किया था? 12th सेंचुरी में किया था, और 13th सेंचुरी भी कह सकते हैं इसको। 1142 to 1236 AD में किया गया था। कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रहा था आपके हिसाब से यहाँ पे भारत में? कुछ हो रहा था? उसमें सल्तनत आ गया। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत कब आया है? कहाँ? 1056 में, 1206 में आया, स्टार्ट स्लेव डायनेस्टी। तर्किश इन्वेजन हो चुका है, गजनी खोरी आएगा, तर्किश इन्वेजन हो चुका है। हाँ, 1206, हाँ, तर्किश इन्वेजन हो चुका है। क्यों? बैटल ऑफ तराइन जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान सब, यानी कि याद करिए वो सब चीज़ को। तर्किश इन्वेजन हो चुका है, ठीक है, हाँ, उसी का वो है, बिल्कुल। तो वही हम बोले थे ना ये कि वो अपना चिश्त स्टार्ट किए थे स्मॉल टाउन में, हेरात अफगानिस्तान में, ठीक है, स्टार्ट किए थे ये। इट बिगैन, मतलब ये जो चिश्ती है, इस टाइप का जो चिश्ती सिलसिला ये पहले स्टार्ट हो चुका था। कहाँ पे? अफगानिस्तान, बहुत पहले 1930 में हो चुका था, बहुत पहले, भारत में आक्रमण होने से पहले ही हो चुका था। बस इस समय ये क्या करते हैं, आपके ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उस चीज़ को फिर से लेके आते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि तर्किश इन्वेजन से रिलेटेड है ये लोग, वहीं से रिजल्ट बना है, आउटपुट वहीं का आउटपुट है नहीं है, तो उस चीज़ को लेके आते हैं और प्यार मोहब्बत वाला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला बात मैसेज फैलाते हैं।
तो अफ़गानिस्तान में इसका बुनियादी ढांचा रच दिया गया था चिश्ती सिलसिला का, इसलिए यहाँ पे इंडिया का वर्ड यूज़ किया गया। समझिए यहाँ पे ये कोर फाउंडर नहीं है इस सिलसिला का, ये इंडिया में फाउंडर है, ये समझ लीजिए बात को। क्यों? क्योंकि कोर फाउंडर तो 1930 में बना दिए थे वहाँ पे हेरात में, अफ़गानिस्तान में 1930 में, 19 बोला 930 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना 1930, बार 1900 जा रहा है क्योंकि तर्किश चल रहा है इसलिए। 930 यानी कि 10 सेंचुरी में, 10 सेंचुरी में पहले ही बन गया था अफ़गानिस्तान में। इंडिया में बाद में आया है। इंडिया में लाने वाले आदमी का नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखो अजमेर शरीफ अभी जाएंगे, जो इसके बाद ही आएगा, देखिए इसी में पॉइंट आएगा, यही एग्जैक्टली यही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है। अब देखिए अब आपका हो जाएगा। देखिए ये क्या है? चिश्ती इस्टाब्लिश इस खानका इन अजमेर, हो गया। अजमेर में अपना किए हैं, राजस्थान में भी अपना वो चिश्ती बनाए हैं, वही तो बोले ना। इसका पता है, तुम लोग को लिखाए थे नोट्स में कि यहाँ राजस्थान से लेके डेक्कन तक इनका इन्फ्लुएंस था इस चिश्ती का। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसी चिश्ती का देखा गया, किसी सिलसिला का देखा गया, ये चिश्ती सिलसिला ही था, इसलिए हिस्ट्री में नंबर 1 होल्ड करता है पोजीशन। देखो ठीक है ना। तो चिश्ती सिलसिला एक इसका जो कानखा थे, इंस्टीट्यूशन थे, अजमेर में बनाया गया था। और हम ये भी लिखाए थे, ये पोरेस्ट ऑफ द पोर पीपल के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे, इसलिए अभी भी इनको याद किया जाता है अजमेर में। और अजमेर में लोग जाते हैं इनको पूजने के लिए, उस दरगाह पे विजिट करते हैं। लिखो देखो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हिज डिमाइज एवरी ईयर एन एनुअल कॉन्ग्रेगेशन या उर्स भी कहते हैं इज हेल्ड एट अजमेर। इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड अमंग द सूफी ऑर्डर। समझे ना, सबसे विख्यात था ये चिश्ती सिलसिला। देखो ये फिलॉसफी किसके बेस्ड है? पैंथेटिक मोनिज्म। पैंथेटिक मोनिज्म क्या है? एब्सोल्यूट मोनिज्म। समझे ना, एक ही कोई खुदा है, तो एब्सोल्यूट मोनिज्म क्या हो जाएगा जी? देखो वादात उल वजूद और सुहूद था। सुहूद मतलब क्या है? क्रिएशन और गॉड अलग है, याद आ रहा है ना चीज़। तो वदूद क्या है? वदद उल अजूद, यानी कि कोई खुदा एक ही है, एब्सोल्यूट मोनिज्म है। और जो कि वेदांतिक फिलोसॉफी से रिलेटेड है, अद्वैत से। देखिए जो प्रोमिनेंट सेंट हुए हैं इसके, अच्छे से सुनना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके बारे में बताए थे, ही वॉज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके डायरेक्ट डिसाइपल थे, यानी कि डायरेक्ट इंटरमीडिएट भक्त थे, ठीक है। पॉलिटिक्स, अब यहीं पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज़्यादा हावी था सिलसिला पे, सूफी मूवमेंट में। तो इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं आप लोग कि पॉलिटिक्स वॉज सो डीपली इंटरलिंक्ड विद द रिलीजन दैट कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार इन हिज मेमोरी। यही बख्तियार काकी के मेमोरी में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बना था, जो कि बाद में इल्तुतमिश कंप्लीट किया था। इसका मारेंगे गधा कहीं का। वो देखो फरीदुद्दीन गंज शंकर, ये बताए थे, शकर करके बताए थे, बोले थे ना, हिंदू नाम भी है ये फरीदुद्दीन। इसी को बाबा फरीद बोलते हैं रामानंद जी, इसी को बाबा फरीद बोलते हैं। देख लीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, बढ़िया से देख लीजिए। ही इज पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद एंड प्रोपागेटेड सूफीज्म मेनली इन द पंजाब रीजन। पंजाबी लिटरेचर में भी इसका हाथ था, बताए थे नोट्स में। हाँ, इसीलिए पंजाब में सिखिज्म में इनका वर्चस्व है। इसको हम शेख फरीद भी कहते हैं, गुरु हो गए, पीर हो गए। हाँ बहुत है। ही यूज टू से डैट हंगर। देखो ये क्या बोलते थे, इनका प्रिंसिपल क्या बोलते थे? ये गरीब लोग के लिए काम किए थे, और ये बोलते थे कि हंगर, भूखमरी सबसे बड़ा कारण है ट्रबल का, प्रॉब्लम का, इसलिए भूखमरी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और काम किए थे, तुम लोग को नोट्स में लिखाए गए, पोरेस्ट ऑफ द पोर के लिए काम भी किए थे इन्होंने। क्या बोले? बाबा फरीद पढ़े हैं क्या? थोड़ा सा बताइए, इनरिच करिए हम लोग को भी। इंसानियत की बात करते हैं, हाँ। बोलते हैं तो खुदा से प्रेम करो, इंसान के मानव से प्रेम क्या करेगा? इसका प्रेम बहुत क्षणिक प्रेम है। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आदमी भूल जाता है, आदमी गुण भूल जाता है। यदि हम मर भी जाए ना आप लोग के लिए, तो भूल जाइएगा, आपका ही बात नहीं है, ये आदमी का फितरत है। ये सब तो माया कॉन्टैक्ट कर रहा है, खुदा से प्रेम करो, वो तुम्हारी असली प्रेम है। समझे? तो बाबा फरीद के बारे में समझ गए। तो क्यों बाबा फरीद का नाम आया? क्यों? क्योंकि वे भी चिश्ती सिलसिला के फॉलोअर थे, डिसाइपल थे। देखो दूसरा, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताए थे। इनको महबूब ए इलाही भी कहते हैं।
ही बिलीव्ड इन ड्राइंग क्लोज टू गॉड, और ये बिलीव करते थे कि आप गॉड के पास जा सकते। कैसे? बाय रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। पूरी तरह से आप ह्यूमैनिटी करिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करिए। अमीर खुसरू, यही है ना, अमीर खुसरू इसी के डिसाइपल थे निजामुद्दीन औलिया का, और यही निजामुद्दीन औलिया के अंडर ही ये जो अमीर खुसरू है। आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं है, मैं बता दूं, खिलजी, हाँ खिलजी के टाइम, हाँ दिल्ली दूर है, करेक्ट। ये मैं थोड़ा सा मेडिवल इंडिया में कनेक्ट करना होगा इस चीज़ को, तो बात समझिए। अमीर खुसरू का जब जब जिक्र आएगा तो कान बहुत बड़ा हो जाना चाहिए आप लोग का, बात समझ रहे हो ना। अमीर खुसरू छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा। अमीर खुसरू यदि पूरा तुम हिस्ट्री को विजिट करोगे इंडिया का शुरू से, मैं BC AD में नहीं बोल रहा हूँ, BC, और यहाँ पे बात करोगे जो टॉप 10 आदमी आएंगे शख्सियत में, हो सकता है अमीर खुसरू नंबर 1 पे भी आ सकता है, लिटरेचर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। अमीर खुसरू का बहुत बड़ा योगदान है, जब मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा इनके बारे में, ठीक है ना। बहुत ही बड़े शख्सियत थे खुसरू साहब। दूसरा देखो, शेख नसरुद्दीन महमूद, ये बताए थे ना, चिरागे दिल मिला था इनको, लैम्प ऑफ दिल्ली मिला था, लैम्प ए दिल्ली का टाइटल मिला था इनको, और याद करो इनका दरगाह न्यू दिल्ली में भी है, लिखे थे ना वो नोट्स में। शेख हमीदुल ऑफ नागौर राजस्थान का बताए थे, ही वॉज गिवन द टाइटल सुल्तान ए तरकीन एंड ही ट्रांसलेटेड मैनी पर्शियन बुक्स इनटू हिंदी। बहुत सारे पर्शियन बुक, इस्लाम का बहुत सारा बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। क्यों हिंदी में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है? क्योंकि वहाँ पर्शियन लैंग्वेज थोड़ी समझेगा हिंदी, बोले नहीं, धर्म अपने जगह पे है, रीजन अपने जगह पे है, रीजन का हमेशा ज़्यादा वर्चस्व होता है धर्म पे। तो यहाँ का मुस्लिम को आप ठीक से फिलोसफी नहीं सिखाइएगा तो कैसे सूफी मूवमेंट जो जुड़ेगा? उसके लिए आपको हिंदी में बदलना होगा, और यही भक्ति मूवमेंट में रामानंद जी करते हैं इस चीज़ को, है ना। आप कर रहे हैं इतना कुछ, हाँ, और क्या चाहिए पूरा। अरे बहुत बड़ा, रामानंद का बहुत बड़ा नाम आएगा, वाराणसी, रामानंदी सब है। बिल्कुल। तो समझ गए चिश्ती सिलसिला में? कोई डाउट है किसी को? जो जो पेरिफेरल चीज़ था मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। आप जानते हैं सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला क्या है? इसके फाउंडर है शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है, उनके नाम से ही दिया गया। ये बगदाद में किए थे, बगदाद मतलब क्या हो, इराक, बट इट वाज इस्टाब्लिश इन इंडिया। इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लिखाए थे ना, कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आगे इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करो, तो यही थे, जकरिया थे, शेख बहाउद्दीन जकरिया, 1182-1262 वॉज गिवन द टाइटल, जिसको टाइटल क्या मिला है? शेख उल इस्लाम। कौन दिया है? इल्तुतमिश दिया है, स्लेव डायनेस्टी है। यानी कि देखो कितना बढ़िया बात है, चिश्ती सिलसिला को भी पैट्रोनेज दे रहा है कौन जी? इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी, हाँ स्लेव डायनेस्टी में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस सुहरावर्दी सिलसिला में भी जो लोग शख्सियत जुड़े हैं उसको इल्तुतमिश दे रहा है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी, पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी देख रहे हो कितना सिलसिला को प्रमोट कर रहा है, तो इसमें एक ये भी आ जाएगा। ही ओपन हिज फर्स्ट खानका इन मुल्तान, बताए थे ना, मुल्तान में किए थे, अपना बनाए थे। मुल्तान मतलब तुम लोग का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए मुल्तान सुन के, क्यों? एक ही भारत का ही अंग है, 1947 के बाद में मुल्तान उधर गया है। लाहौर, मुल्तान सब तो भारत का ही है, पाकिस्तान में क्या? अभी तो पाकिस्तान है, अखंड भारत का पार्ट है वो। लाहौर में ब्रिटिश ने कितना कुछ बना दिया था, पाकिस्तान का लाहौर ही सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री सिटी है, पता है तुम लोग को। और यदि आज़ादी के बाद छोड़ देते तो लाहौर इतना बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है वो लाहौर, और लाहौर बहुत है, दिल्ली की तरह है लाहौर भी, समझ लेना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, बेस्ट डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है, समझो बात को। तो ये मुल्तान में अपना पहला खानका खोले थे। कौन खोले थे? जकरिया साहब खोले थे, ठीक है। द ऑर्डर बिलीव दैट अ सूफी शुड ओन द 3 एट्रीब्यूट्स। सूफी के पास 3 एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, 3 फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हल, ठीक है। दे ऑब्जर्व्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड एडवोकेटेड फ्यूजन्स ऑफ मिस्टिक्स एंड इल्म। कहते थे कि क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए, मिस्टिक्स स्पिरिचुअलिज्म के साथ इल्म भी मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी सही है, मगर इल्म भी मिलना चाहिए। इल्म मतलब क्या है? नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाँ नॉलेज, जो साइंटिफिक टेम्परमेंट से बेसिस पे हो,
ठीक है। चिश्ती प्रैक्टिसेस लाइक बॉइंग बिफोर ऑन टू द सिलसिला वे रिजेक्टेड बाय, जो चिश्ती का बहुत सारा प्रैक्टिसेस वो क्या करते थे, ये रिजेक्ट करते थे, यानी कि पूरी तरह से नहीं मानते थे चिश्ती के प्रैक्टिसेस को। और ये कहाँ कहाँ पॉपुलर हुए हैं सोहरावर्दी सिलसिला, तो पंजाब में हुए हैं, सिंध में हुए हैं, कश्मीर में हुए हैं और बहुत सारा बंगाल के एरिया में भी हुए हैं। और ये अपने शबाब पे सोहरावर्दी सिलसिला अपने पीक पे कब था, तो देखो शेख रुकनुद्दीन, ठीक है, क्या है 1335 एडी में इस सोहरावर्दी सिलसिला अपने शबाब पे था, अपने पीक पे था, यानी कि 14th सेंचुरी में। और जो उसके बाद कोई सेंट आए हैं जिसको तुम नोटिस कर सकते हो कंट्रीब्यूशन का, तो वो मुबारक साहब थे, नसरुद्दीन मुबारक साहब, ठीक है। मुबारक का नाम भी लिखाए थे तुम लोग को नोट्स में। नहीं नहीं ये नहीं है, वो तो सिया वाला है, सिया वाला, उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं। सोहरावर्दी है फिर से है, श्योर है, नहीं तब तो है, यही है, तब तो बिल्कुल यही है, ठीक है। सिंध है, कश्मीर है, ठीक है। आप देखिए क्वादरी सिलसिला, बताए थे क्वादरी सिलसिला के बारे में। क्वादरी सिलसिला क्या है, शाह नमतुल्ला इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस सिलसिला को, कहाँ पे, इंडिया में। और ये पॉपुलर होता है पंजाब एरिया में, स्पेशली सिंध के एरिया में, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, इंडस है वहाँ पे, ठीक है। और पीर जो है इस ऑर्डर का, वो बिलीव करते हैं वहादात अल वजूद, बताए थे क्या है ना जी, डिवाइन गॉड, एक ही गॉड है। मियाँ मीर वॉज वन ऑफ द फेमस पीर ऑफ दिस सिलसिला एंड इनरोल प्रिंस दारा सिकॉय, बोले थे ना दारा सिकॉय इसके कौन थे, एक फॉलोअर थे। दारा सिकॉय कौन है, डू यू नो अबाउट समथिंग अबाउट दारा सिकॉय? दारा सिकॉय वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब, ठीक है, जिसको मार दिया गया था जब बैटल ऑफ थ्रोन हुआ था, यानी कि थ्रोन के लिए, जो राजगद्दी के लिए जब लड़ाई हुआ था तो मरवा दिया गया दारा सिकॉय को। और देखिए, और अच्छी बात यह है, आप समझिए कि दारा सिकॉय बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, नंबर 1, आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रभावित करता था, और बहुत सारा किताब का ऑथर भी है ये, बहुत विद्वान आदमी था ये। या जैसे जहांगीर भी बहुत विद्वान था पेंटिंग में, गजब का पेंटर था वो जहांगीर, है ना, बहुत अपना ही बनाता था वो। जब पेंटिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। तो समझ गए कि इस सिलसिला में दारा सिकॉय भी, क्वादरी सिलसिला में भी दारा सिकॉय ने भी एडमिशन लिया था। हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द राइटिंग ऑफ दारा, ठीक है, ये देख सकते जब दारा का तुम्हारा एक किताब है उसमें दारा सिकॉय का एक्सपीरियंस वगैरह दिया गया। उर्दू पॉइंट मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा, कौन लिखा है, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं इस चीज़ को, मोहम्मद इकबाल, यही सिलसिला के वो थे, बिलीवर थे, ठीक है। हैरत मोहनी, ठीक है, ये 2 बड़े शख्सियत इस सिलसिला के। तो समझो कोई सिलसिला का इतना बड़ा शख्सियत जन्मेगा तो सिलसिला का नाम ऊपर करेगा, तो क्वादरी सिलसिला यही है। हाँ, समझ गए। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला कौन फाउंड किया है, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी, भारत में किया है। मोस्ट पॉपुलर सेंट था उस समय का, कौन थे, अहमद सिरहिंदी। सिरहिंदी बहुत ही फेमस थे उस समय के, फाउंडर कोई और है, मगर मोस्ट पॉपुलर सेंट हुए थे कोई नक्शबंदी सिलसिला में तो अहमद सिरहिंदी हुए थे। और क्या कहते हैं, ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल, अपने आप को ही टाइटल दे दिए। क्या है टाइटल, मुजाद्दिद, इसका मतलब क्या है, रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम, यानी 1000 साल का जो खराब चीज़ होगा उसको हम रिफॉर्म करेंगे। जाओ क्या करोगे तुम, समझ रहे हो ना, इतना पावरफुल टाइटल, ऐसा टाइटल दिया है अपने आप को। ये बाहुल्ला टाइप का बात है भाया फेथ का। दिस सिलसिला बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था, बताए थे तुम लोग को। एंड इट वॉज अ रेडिकल इन नेचर, मगर क्या था, रेडिकल नेचर था। एंड हैड औरंगजेब भी इसके फॉलोअर थे, ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सतारी सिलसिला, देखो सतारी सिलसिला हम नहीं बताएं उसमें, सतारी सिलसिला क्या है, शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला सतर, ये इसके फाउंडर थे। और ये मालवा रीजन में फेमस हुआ था, बंगाल रीजन में बहुत फेमस था, जौनपुर रीजन में बहुत फेमस था। और तानसेन, कोई भूलेगा म्यूजिक में तानसेन को भूल गया तो अपने आप को भूल गया। तानसेन को कोई नहीं भूला जा सकता, तानसेन बड़े इतने, हाँ है ना,
नवरत्न थे अकबर के कोर्ट में। तानसेन कहाँ से आए थे? तानसेन ग्वालियर के कोर्ट से आए थे, है ना। तानसेन अभी तक कहा जाता है कि तानसेन इतना गाने वाला गायक अभी तक कोई नहीं जन्मा है भारत में, ठीक है ना। कहा जाता था कि ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी। ये मेटाफोर है, मेटाफोर मत ये बस बोलने का तरीका है, इसका मतलब इतना प्रभाव डालते थे अपने गाने से। भीमसेन जोशी जानते हैं ना, पंडित भीमसेन जोशी, यूट्यूब में देखे हैं उनका गाने का, जाके देखना है। यदि म्यूजिक का थोड़ा सा भी ख्याल है, बुद्धि है, तो आप चेंज नहीं करेंगे चैनल को। यदि ख्याल नहीं है तो बस 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो तानसेन क्या थे? लेजेंडरी म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में, और वो भी फॉलोअर थे किसका? सातारी सिलसिला का। अब एक है कुबरैया ऑर्डर का। देखो कुबरैया ऑर्डर क्या है तुम्हारा, ये कौन फॉर्म किए? तो नजमुद्दीन कुबरा, जो कि तुर्कमेनिस्तान में किए थे, जो कि आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट हुआ तुर्कमेनिस्तान। पहले वो यूएसएसआर का पार्ट था, 1991 में हट गया वहाँ से तुर्कमेनिस्तान का। इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू दोज एरियाज एंड इट डिडंट अंडरगो एनी मेजर एक्सपेंशन, वो वहीं का वहीं रह गया। और फिरदौसी सिलसिला जानते हो ना, इंडिया में इसको फिरदौसी सिलसिला भी कहा जाता है, बताए थे फिरदौसी सिलसिला। हाँ, रीजन बेस्ड है, यानी कि रीजनल सिलसिला ही है। रामानंद जी सुनना है, बाद में पढ़ लीजिएगा। फिरदौसी सिलसिला इसी का एक ऑफशूट है, किसका? कवाड़िया का ऑर्डर का। और ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश और मॉरिशस में इसका अभी भी बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे बेगूसराय में कोई दरगाह देखोगे तो लिंक जरूर करना कि पक्का हो सकता है वो फिरदौसी सिलसिला से जुड़ा हो। हाँ, बिहार के रीजन में, समझे? आप समझो, देखो लास्ट पार्ट आ गया, खत्म कर दिए, कंक्लूड कर दिए क्लास को। देखो सूफी सेंट, अभी बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका ये वाला फिरदौसी सिलसिला है, वो रीजनल सिलसिला है। हाँ, ईस्टर्न एरिया में है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सूफी सेंट्स खत्म हो जाएगा, लास्ट है। देखो जो ये बताए थे रिलेवेंस ऑफ सूफीज़म बताए थे तुम लोग को, लगभग मिलता जुलता चीज़ है। तो क्या है कि ज़्यादातर सेंट्स को, सूफी सेंट्स को लैंड ग्रांट मिलता था, यानी कि उसको लैंड दिया जाता था, और जो अपने डिसेंडेंट को पास कर देंगे, फॉलोअर्स को पास कर देंगे, इस तरह इंस्टीट्यूशन बन जाता था वो। इस तरह इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, और उसके ऊपर इतना कभी कभी स्ट्रांग हो जाता था कि ये आने वाले समय में सत्ता को पलट देता था या फिर बना देता था। इतना प्रोमिनेंट हो चुका था शेख का इंस्टीट्यूशन। तो वही बोला, दिस एक्शन institutionalized the cult of Sheikh and gave an economic base to his descendant to moving up the social ladder, यानी कि ऊपर सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये जो लैंड, देखिए किसी के पास जमीन रहेगा तो रईस बन जाता है, लिक्विडिटी है ना उसके पास, दबदबा बढ़ जाता है। कैसे राजपूत का दबदबा बढ़ गया, कैसे तो आपका भूमिहार क्लास का दबदबा बढ़ा है, लैंड है उसके पास। सेम है, शेख को भी लैंड मिलना शुरू हो गया। अब आने वाले समय में पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सत्ता गिरा भी सकता है, सत्ता बना भी सकता है। भूमिहार क्लास बनाता है सत्ता बेगूसराय में, कैसे बोल सकते इस बात को? क्यों? क्योंकि गिरिराज सिंह क्या है, खुद एक भूमिहार है। तो समझना होगा तुमको। देखो हिस्ट्री अपने आप को फिर से उसको हारना ही था। द सूफीज एक्सटेंडेड देयर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, और क्या ओवर द वर्ल्ड, अपना स्पिरिचुअल अथॉरिटी पूरी तरह की दुनिया में फैला रहा है। और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, वही बोल रहे ना, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी टू किंग चार्ज देम विद द वर्ल्डली बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पॉलिटिक्स में भी इनका रूप आ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने में भी इसका योगदान शुरू हो गया था। यानी कि समझ रहे हैं, किंग्स के ऊपर हावी पड़ना शुरू हो गया सूफीज़म। क्यों? कल बताया था ऐसा क्यों? क्योंकि मास जुड़ा है, पीपल जुड़ा है। किसी धर्म के साथ यदि पीपल जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है पैट्रनेज मिलना ही है उसको। क्यों? क्योंकि प्रजा को खुश रखना है ना, तो प्रजा को कैसे खुश रखिएगा जब तक उसका लीडर आपके हाथ में ना हो। क्यों आप रामविलास पासवान पार्लियामेंट में जाकर बैठता है? क्योंकि उसका जो प्रजा है, एसटी प्रजा है, उसको हाथ में रख के बैठा हुआ है। सेम चीज़ यही हो रहा है यहाँ पे। दे प्रमोटेड रिलीजियस ब्रदरहुड, जानते हो इक्वलिटी के बारे में, इसलिए लोकल लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते थे और अपना गाना गाते हुए चलते थे, मैसेज फैलाते थे। बता चुके हैं, ऑल्दो सूफी सेंट्स हैड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑन द मासेस ऑफ विलेजेस टू द सुल्तान्स, एट मेन रीजन वाज टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसका प्रकोप केवल पॉलिटिक्स तक ही नहीं था, इसका प्रकोप इंटीरियर लैंड तक भी था, विलेज लेवल पे भी इसका पेनिट्रेशन था। बताए थे ना विलेज लेवल, तभी तो दरगाह कहाँ से कहाँ तक बन गया, गाँव का आदमी भी दरगाह विजिट कर रहा है। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डाउन टू अप अप्रोच भी है इसका, ठीक है। और देखिए, हालांकि शरिया लॉ इजाज़त नहीं देता है सूफीज़म को,
वहाबिज़म का भी बात किए थे, मगर फिर भी इजाज़त नहीं देने के बाद भी ये काफ़ी दूर तक पहुंचा है और लोगों का दिल जीता है। और क्योंकि कस्टम्स को इसने क्या किया था, कस्टम से विरोध किया था। समझे बात को? दैट इज़ द एंड ऑफ कल्चर पार्ट